नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग जो है बायोलॉजी के मिसलेनियस क्वेश्चन हल कर रहे हैं। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 20 है। तो आइए देखते हैं। तो तकनीकी युक्ति जिसे नेत्र कहते हैं के बारे में निम्न कथनों में कौन सा एक सही है। तो कथन है, यह एक ऐसी युक्ति है जो अंधे व्यक्ति को पढ़ने में सुविधा प्रदान करती है, गलत है। यह एक ऐसी युक्ति है जिसे सेना को सर्वेक्षण प्रदान करने की सुविधा मिलती है, भी गलत है। यह एक मानव रहित हवाई यान है जो 300 मीटर ऊंचाई तक उड़ सकता है। तो इसका ऑप्शन सी सही है। तो भारत के रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ ने एक निजी कंपनी के सहयोग से एक चालक रहित विमान यूएवी अनमैन्ड एरियल व्हीकल का विकास किया। इसका नेत्र नाम दिया गया। 1.5 किलोग्राम वजन वाले इस यान को 30 जनवरी सन 2012 में सेना में शामिल किया गया। भारतीय नौसेना के लिए चालक रहित हेलीकॉप्टर का विकास निम्न में से किस देश के सहयोग से किया जा रहा है। तो वह इजराइल के। तो इसका ऑप्शन सी सही है। तो भारतीय नौसेना के चालक रहित हेलीकॉप्टर का विकास इजराइल के सहयोग से किया जा रहा है। नासा अमेरिकी अंतरिक्ष अभिकरण ने केपलर नामक दूरबीन का प्रवर्तन किया जानने के लिए। तो वह पृथ्वी तुल्य ग्रहों को जानने के लिए किया। तो इसका ऑप्शन डी सही होगा। पृथ्वी जैसे दूसरे ग्रह की तलाश के मकसद से अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने केपलर नामक दूरबीन को अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया। इस दूरबीन का प्रक्षेपण फ्लोरिडा के केप केनवेरल प्रक्षेपण केंद्र से डेल्टा रॉकेट के जरिए 7 मार्च 2009 को किया गया। तो भू-स्थैतिकी स्थिति क्या है। तो भू-स्थैतिकी स्थिति पूछ रहा है। तो क्या है। तो भू-स्थैतिकी स्थिति जो है जब कोई पदार्थ पृथ्वी के चारों ओर पृथ्वी की गति के समानुपातिक उस गति से चलता है कि वह पृथ्वी पर स्थित किसी स्थान से निश्चित दूरी बनाए रखता है, तो उसे भू-स्थैतिकी स्थिति कहते हैं। तो इसका ऑप्शन सी सही होगा। जब कोई पदार्थ पृथ्वी के चारों ओर पृथ्वी की गति के समानुपातिक उस गति से चलता है कि वह पृथ्वी पर स्थित किसी स्थान से निश्चित दूरी बनाए रखता है, उसे भू-स्थैतिकी स्थिति कहते हैं। तो निम्नलिखित में कौन सा कथन सुमेलित नहीं है। तो इसमें पूछ रहा है कि सभी कथन सुमेलित हैं लेकिन एक कथन सुमेलित नहीं है। तो वो जो है अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र अहमदाबाद में है, सही है। राष्ट्रीय दूर संवेदन केंद्र हैदराबाद में, ये भी सही है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन उपग्रह केंद्र श्रीहरिकोटा में नहीं है। तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन उपग्रह केंद्र श्रीहरिकोटा में नहीं है। यह जो है बेंगलोर में है। तो यह जो है बेंगलोर में है। तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन केंद्र उपग्रह केंद्र बेंगलोर में है। तो यही सुमेलित नहीं है। जबकि विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र तिरुवनंतपुरम में है। तो इसका डी सुमेलित है। तो ए बी डी सुमेलित है, सी सुमेलित नहीं है। तो इसका ऑप्शन सी सही होगा। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन उपग्रह केंद्र बेंगलोर में है। इस केंद्र के प्रमुख कार्यों में दूरसंचार व टेलीविजन उपग्रह का उपयोग, प्राकृतिक संसाधनों के सर्वेक्षण और प्रबंध के लिए दूर संवेदन इत्यादि शामिल है। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र तिरुवनंतपुरम में है। अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र अहमदाबाद में है। राष्ट्रीय दूर संवेदी केंद्र हैदराबाद में है। सितंबर 2012 के अंत में भारत ने सफलतापूर्वक अपने, तो ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, ये भी करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा अंतरिक्ष उपग्रह नहीं है। तो जो SLV-3 है, यह एक अंतरिक्ष उपग्रह नहीं है। तो रोहिणी इसरो द्वारा प्रक्षेपित किए गए उपग्रहों की एक श्रृंखला रोहिणी श्रृंखला के अंतर्गत इसरो द्वारा 4 उपग्रहों का प्रक्षेपण किया जा चुका है। RS-D1 उपग्रह का प्रक्षेपण 1981 में, RS-1D का प्रक्षेपण 1997 तथा इंस्टैंट 2D का भी प्रक्षेपण 1997 में किया गया। तो SLV एक उपग्रह नहीं। तो इनसेट 3C को प्रक्षेपित किया गया। तो इनसेट 3C को जो प्रक्षेपित किया गया कौरू में। तो इसका ऑप्शन बी सही है। तो इनसेट प्रणाली की तीसरी पीढ़ी के अंतर्गत 5 दूरसंचार उपग्रहों इनसेट 3A, 3B, 3C, 3DE को 1999 से 2002 के बीच प्रक्षेपित करने की योजना की गई। तो 25 जनवरी 2002 को अंतरिक्ष में प्रक्षेपित अग्नि प्रक्षेपास्त्र सेकंड के बारे में निम्नांकित कथनों पर विचार कीजिए। तो ये कथन गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
अंतरिक्ष में भेजा गया भारत का प्रथम उपग्रह था, तो अंतरिक्ष में भेजा गया भारत का प्रथम उपग्रह आर्यभट्ट था, तो इसका ऑप्शन सी सही है। भारत का प्रथम उपग्रह आर्यभट्ट था, जिसे अंतरिक्ष में 19 अप्रैल 1975 में प्रक्षेपित किया गया था। यह सोवियत संघ रूस के सहयोग से प्रक्षेपित किया गया था। तो ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। फिर जो है ये भी करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। फिर भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने अपने मंगलयान का नाम मोम रखा था, जिससे तात्पर्य मोम का फुल फॉर्म है मार्स ऑर्बिटर मिशन। तो मार्स ऑर्बिटर मिशन को जो है मोम कहते हैं। तो मोम का पूरा नाम मार्स ऑर्बिटर मिशन है। यह भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन केंद्र इसरो द्वारा 5 नवंबर 2013 को लॉन्च किया गया था। भारत को पहला एशियाई देश बन गया जो मंगल की कक्षा में पहुंचा और अपने पहले प्रयास में ऐसा करने वाला दुनिया का पहला देश बना। वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष डॉक्टर एस सोमनाथ हैं। नासा के अपोलो मिशन ने चंद्रमा की सतह के 2.25 नासा के अपोलो मिशन ने चंद्रमा की सतह के 25% का नक्शा बनाया था। भारत के चंद्रयान फर्स्ट ने चंद्रमा की सतह के कितने अंश का नक्शा बनाया था, तो वह 97% का। तो इसका ऑप्शन डी सही है। चंद्रयान फर्स्ट भारत का चंद्रयान कार्यक्रम के अंतर्गत छोड़ा गया पहला चंद्र मिशन था, जो 22 अक्टूबर 2008 को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया था। चंद्रयान फर्स्ट पर लगे उपग्रह टीएमसी द टेरेन मैपिंग कैमरा तथा हाइपर स्पेक्ट्रल इमेजर पेलोड ने लगभग 70% चंद्र सतह को कवर किया, जबकि M3 मून मिनरोलॉजी मैपर ने 95% से अधिक चंद्र सतह को कवर किया। दूरदर्शन के संकेत एक निश्चित दूरी के बाद नहीं मिल सकते हैं, क्योंकि पृथ्वी का सतह वक्राकार है। तो इसका ऑप्शन डी सही है। तो दूरदर्शन के संकेत एक निश्चित दूरी के बाद नहीं मिल सकते, क्योंकि पृथ्वी की सतह वक्राकार है, जिससे सिग्नल पृथ्वी की सतह से न टकराकर आगे निकल जाते हैं। निम्नलिखित में कौन सा एक अंतरिक्ष में नहीं पाया जाता है? तो पूछ रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा एक अंतरिक्ष में नहीं पाया जाता? पल्सर या ब्रिस्टल स्टार या ब्लैक होल या क्वासर। तो जो ब्रिस्टल स्टार है यह अंतरिक्ष में नहीं पाया जाता है, तो इसका ऑप्शन बी सही है। अंतरिक्ष में ब्रिस्टल स्टार नहीं पाया जाता। अंतरिक्ष एक ऐसी जगह है जहां हवा नहीं है, देखने के लिए प्रकाश भी न के बराबर है, अतः यह तारों और ग्रहों के बीच की जगह है जहां गैस और धूल के कण भरे होते हैं। पृथ्वी से 100 किलोमीटर ऊपर जो जगह है उसे स्पेस यानी अंतरिक्ष कहते हैं। यहाँ पर जीवित रहने और सांस लेने के लिए ऑक्सीजन का सिलेंडर ले जाना होता है। अंतरिक्ष में पल्सर, बिग बैंग, ब्लैक होल, क्वासर पाया जाता है। निम्नलिखित में वह कालानुक्रम क्या है जिसमें निम्न 4 भारतीय अंतरिक्ष प्रोग्राम शुरू किए गए? तो इसमें जो है कालानुक्रम से व्यवस्थित करना है कि जो 4 भारतीय अंतरिक्ष प्रोग्राम चालू हुए थे, तो इसका ऑप्शन जो है सी सही होगा। तो देखते हैं जो है SITE साइट 1975 में, स्टेप 1977 में, एप्पल 1981 में, IGMD 1983 में। निम्नलिखित में कौन सा अंतरिक्ष उड़ान में खाद्य पदार्थ के रूप में प्रयुक्त होता है? तो पूछ रहा है निम्नलिखित में कौन सा अंतरिक्ष उड़ान में खाद्य पदार्थ के रूप में प्रयुक्त होता है? तो वह क्लोरेला होता है, जो कि शैवाल होता है। तो इसका ऑप्शन बी सही होगा। तो अंतरिक्ष उड़ान में यात्री खाद्य पदार्थ के रूप में क्लोरेला का उपयोग करते हैं। अंतरिक्ष यात्री अपना भोजन पेस्ट के रूप में निगलते हैं। कोई भी पेय पदार्थ ट्यूब के माध्यम से ग्रहण करते हैं, क्योंकि अंतरिक्ष में गुरुत्वाकर्षण शक्ति न्यून हो जाती है। संचार उपग्रह सदैव भू स्थिर होते हैं। तो इसका ऑप्शन सी सही है। तो संचार उपग्रह सदैव भू स्थिर कक्षाओं में स्थापित किए जाते हैं। दूर संचार के उद्देश्य से संचार उपग्रह अंतरिक्ष में तैनात एक कृत्रिम उपग्रह है, जिसकी चाल पृथ्वी के परिभ्रमण चाल के बराबर अर्थात 24 घंटे में अपना एक चक्कर अपनी धुरी पर पूरी कर लेती है। संचार उपग्रह के इसी चाल और पृथ्वी की चाल एक समान होने के कारण ही सदैव पृथ्वी के सापेक्ष स्थिर रहता है। इसी कारण इसे भू स्थिर उपग्रह कहते हैं। तो नेक्स्ट चैप्टर जो है रक्षा प्रौद्योगिकी, डिफेंस टेक्नोलॉजी। तो इसका क्वेश्चन नंबर 1 है।
18 अक्टूबर 2020 को भारत ने निम्नलिखित में से किस मिसाइल का सफल परीक्षण किया? तो जो है ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल नौसेना प्रारूप इसका सफल परीक्षण किया। इसका ऑप्शन बी सही है। करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है ये। कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी से सुस्पष्टता से ट्रैक किया जा सकता है, तो जो है डॉपलर प्रभाव द्वारा सुस्पष्टता से ट्रैक किया जाता है, तो इसका ऑप्शन ए सही है। कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी से सुस्पष्टता से डॉपलर प्रभाव से ट्रैक किया जा सकता है। इसके लिए डॉपलर कर्व का प्रयोग किया जाता है। डॉपलर शिफ्ट उपग्रह को ट्रैक करने के लिए एक तकनीक है जिसमें उपग्रह एवं भेजने वाले केंद्र के मध्य संपर्क को विनियमित किया जाता है। यह कर्व समय एवं आवृत्ति के मध्य बनाया जाता है। रडार उपयोग में आता है, तो रडार रेडियो तरंगों द्वारा वस्तुओं की स्थिति ज्ञात करने में उपयोग में आता है, तो इसका ऑप्शन सी सही है। रडार का जो है आर ए से जो रडार का फुल फॉर्म है, तो आर ए से जो है रेडियो, डी से डिटेक्शन, ए से एंड आर से रेंजिंग, तो इसका फुल फॉर्म रडार का रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग है। यह अति उच्च आवृत्ति की रेडियो तरंगे है जिनका उपयोग जलयानों एवं वायुयानों की टोह के लिए किया जाता है। एक घूमता हुआ एरियल उच्च आवृत्ति की रेडियो तरंगे भेजता है जो इन वस्तुओं से परावर्तित होने के पश्चात वापस लौट आती है। SGSLV-D2 जो हाल में कक्ष में प्रक्षेपित किया गया, तो वह जो है यातायात उपग्रह है। तो ये करंट अफेयर्स क्वेश्चन है। भारत द्वारा स्कॉर्पियन नामक आधुनिक पनडुब्बी का देश में ही संयुक्त उत्पादन हेतु समझौता किया गया, तो यह जो फ्रांस है, तो इसका ऑप्शन बी होगा। निम्नांकित में कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इसमें देखना कौन सा सुमेलित नहीं है, तो आकाश। आकाश एक मध्यम दूरी बहुलक्षी प्रक्षेपास्त्र है, तो यह सही है। नाग एक टैंक रोधी प्रक्षेपास्त्र है, तो ये भी सही है। पिनाका एक बहुनली युक्त रॉकेट प्रक्षेपास्त्र निकाय है, ये भी सही है। त्रिशूल एक लघु दूरी सतह प्रक्षेपास्त्र है, तो ये गलत है, इसका ऑप्शन डी गलत है। तो आकाश सतह से हवा में मार करने वाली मध्यम दूरी के आकाश प्रक्षेपास्त्र का 14 अगस्त 1990 ईस्वी को चांदीपुर उड़ीसा में सफल परीक्षण किया गया। इस प्रक्षेपास्त्र की प्रमुख विशेषता है कि यह एक साथ कई लक्ष्यों पर प्रहार कर सकता है और इससे एक बार में 4 मिसाइलें दागी जा सकती हैं। टैंक भेदी प्रक्षेपास्त्र का सफल परीक्षण नवंबर 1990 में चांदीपुर में किया गया। इसका मूल मंत्र दागो और भूल जाओ। जो त्रिशूल सतह से हवा में मार करने वाले कम दूरी के इस प्रक्षेपास्त्र का परीक्षण 5 जून 1989 को किया गया। इसकी मारक क्षमता 9 किलोमीटर। पिनाका यह भारत में ही विकसित की गई मल्टी बैरल रॉकेट प्रणाली द्वारा निर्मित प्रक्षेपास्त्र है। कॉस्मॉस 2406, तो कॉस्मॉस 2406 एक सैन्य उपग्रह है, तो इसका ऑप्शन बी सही है। रूस की धरती 10 जून 2004 को सौर ऊर्जा की मदद से कॉस्मॉस 2406 नामक अंतरिक्ष यान छोड़ा। यह सैन्य उपग्रह के रूप में विकसित है। भारतीय जल सेना के लिए निर्मित प्रक्षेपास्त्र नौका जिसका जल संचारण सितंबर 1995 में जो है सितंबर 1995 में सफलतापूर्वक किया गया, उसका नाम क्या है? तो उसका नाम प्रहार है, तो इसका ऑप्शन बी सही होगा। तो भारतीय जल सेना के लिए निर्मित प्रक्षेपास्त्र नौका प्रहार का जलावतरण सितंबर 1995 में किया गया। नाग टैंक रोधी निर्देशित प्रक्षेपास्त्र है। इसकी मारक क्षमता 4 किलोमीटर है। नाग में प्रयुक्त टैंडम वारहेड किसी भी आधुनिक टैंक में लगे ERA अथवा CTA को आसानी से भेज सकता है। इसका सफल परीक्षण नवंबर 1990 ईस्वी को किया गया। त्रिशूल यह कम दूरी का जमीन से हवा में मार करने वाला प्रक्षेपास्त्र है। इसकी मारक क्षमता 500 मीटर से 9 किलोमीटर है। इसका प्रथम परीक्षण जून 1989 में किया गया। यह स्वदेश निर्मित प्रक्षेपास्त्र है। मध्यम दूरी की मिसाइलों को हटा लेने का समझौता अमेरिकी राष्ट्रपति रीगन और सोवियत नेता मिखाइल गर्बाचोव के बीच कब हुआ? तो जनवरी 1988 में हुआ। इसका ऑप्शन बी सही है।
भारत में निर्मित टैंक का नाम है, तो भारत में निर्मित टैंक का नाम अर्जुन है। तो अर्जुन टैंक का विकास रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन के द्वारा भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड मूवर्स एंड आवड़ी स्थित भारी वाहन फैक्ट्री के सहयोग से किया गया है। अगस्त 2004 में इसे सेना में शामिल कर दिया गया। इंद्र एक रडार है। निम्नलिखित में कौन भारत का देश में निर्मित हल्का युद्ध योग्य हवाई जहाज है? तो वह तेजस है। तो इसका ऑप्शन बी सही है। तो भारत में निर्मित तेजस चौथी पीढ़ी का सुपरसोनिक एवं हल्का लड़ाकू विमान है। देशज तकनीकी से विकसित तेजस एक हल्का लड़ाकू विमान है। इसका नामकरण तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने किया। पहली बार इस विमान ने 4 जनवरी 2001 को उड़ान भरी। जुलाई 2016 में तत्कालीन रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने इस विमान को वायुसेना को सौंप दिया। भारत सरकार ने हाल ही में मलेशिया को 18 हल्के लड़ाकू विमान तेजस बेचने की पेशकश की है। तो निम्नलिखित कथनों में कौन सा एक अस्त्र प्रक्षेपास्त्र से संबंधित नहीं है? तो पूछ रहा है कि निम्नलिखित कथनों में कौन सा एक अस्त्र प्रक्षेपास्त्र से संबंधित नहीं है? तो यह एक आकाश से आकाश में मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल है। हाँ सही है। यह स्वदेश में रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ द्वारा निर्मित की गई, ये भी सही है। इसका सफलतापूर्वक परीक्षण जो है अस्त्र का चांदीपुर में 20 मई 2011 को किया गया, ये भी सही है। यह 90 किलोमीटर की दूरी तक शत्रु के विमान को मार गिराने में सक्षम है। तो यह 90 किलोमीटर तक नहीं, यह 80 किलोमीटर की दूरी तक शत्रु के विमान को मार गिराने में सक्षम नहीं है। तो इसका ऑप्शन डी यही सुमेलित नहीं है, यही सही नहीं है। तो 20 एवं 21 मई 2011 को भारत सरकार द्वारा दृश्य सीमा से परे हवा से हवा में मार करने वाले प्रक्षेपास्त्र अस्त्र का चांदीपुर एकीकृत परीक्षण रेंज से सफल परीक्षण किया गया। यह डीआरडीओ द्वारा विकसित मिसाइलों में से सबसे छोटी मिसाइल है। अस्त्र मिसाइल सुपरसोनिक रफ्तार से आमने सामने की स्थिति में 80 किलोमीटर की दूरी तक पीछा करते हुए दुश्मन के लड़ाकू विमान को निशाना बना सकती है। तो INS शक्ति भारत का स्वदेश निर्मित पहला युद्धक पोत है। पोखरण नाभिकीय परीक्षण, जो पोखरण नाभिकीय परीक्षण 1974 का आधिकारिक कोड था। तो जो पोखरण नाभिकीय परीक्षण 1974 का आधिकारिक कोड जो स्माइलिंग बुद्धा था। तो इसका ऑप्शन ए सही है। तो 18 मई 1974 को भारत ने शांति क्षेत्र के लिए परमाणु का परीक्षण पोखरण में किया। परीक्षण का कोड नेम स्माइलिंग बुद्धा दिया गया क्योंकि भारत अपने परमाणुविक शक्ति का प्रसार सैन्य क्षेत्र में नहीं अपितु शांति क्षेत्र में करना चाहता है, जिसका मुख्य उपयोग ऊर्जा उत्पादन एवं अंतरिक्ष खोज से संबंधित है। जबकि द्वितीय परमाणु परीक्षण अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में 11 और 13 मई 1998 ईस्वी को पोखरण में किया गया, जो 5 चरणों में था, जिसकी जानकारी अन्य देशों को विस्फोट के बाद मिली और भारत छठा आणविक शक्ति वाला देश बन गया। ब्रह्मोस के बारे में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही नहीं है? तो यह एक पराध्वनिक परिभ्रमण प्रक्षेपास्त्र, यह सही है। यह भारत में रूस के सहयोग से बनाया गया ब्रह्मोस, ये भी सही है। ब्रह्मोस दाग कर सफल परीक्षण बंगाल की खाड़ी में 22 मार्च 2010 को किया गया, ये भी सही है। तो इसकी उड़ान परास 400 किलोमीटर है, तो ये भी सही है। तो इसकी जो उड़ान परास है वह 400 किलोमीटर, ये सही है। लेकिन प्रश्न काल में इसकी उड़ान परास जो है 290 किलोमीटर था, इसलिए उस समय के हिसाब से क्वेश्चन गलत, लेकिन अभी के हिसाब से सभी कथन सही है। A, B, C, D सभी सही है। तो ब्रह्मोस एक क्रूज मिसाइल है जिसकी मारक क्षमता ध्वनि से 3 गुना अधिक तीव्र है। प्रश्नकाल के समय इसकी उड़ान परास 290 किलोमीटर थी, जिसे वर्तमान में बढ़ाकर 400 किलोमीटर तक सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है। इसका नामकरण भारत की ब्रह्मपुत्र नदी और रूस के मास्कवा नदी के प्रथमार्ध अक्षरों को लेकर किया गया है। यह मिसाइल परियोजना रूस और भारत की संयुक्त परियोजना है। इसके बार हेड पर 300 किलोग्राम तक विस्फोटक पदार्थ लोड किया जा सकता है। इसे एक साथ हेलीकॉप्टर, जलपोत और मिसाइल लॉन्चर से छोड़ा जा सकता है। इक्वेडोर ऐसा पहला देश था जिसे भारत ने एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर ध्रुव को भेजने का समझौता किया। इसी कड़ी में दूसरा कौन देश है? तो वह जो है मॉरिशस है। तो इसका ऑप्शन सी सही है। तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL द्वारा निर्मित ध्रुव हेलीकॉप्टर का निर्यात अब मॉरिशस को भी किया जाएगा। तो यह दूसरा देश है। तो भारत द्वारा विकसित
ICBM जिसकी मारक क्षमता 2000 किलोमीटर से अधिक है को निम्नलिखित नाम दिया गया, तो वह जो है अग्नि सेकंड नाम दिया गया, तो इसका ऑप्शन डी सही है। तो स्वदेशी तकनीकी से विकसित सतह मार करने वाले मध्यम दूरी के अत्याधुनिक अग्नि श्रृंखला के परिष्कृत प्रक्षेपास्त्र अग्नि सेकंड की मारक क्षमता 2000 किलोमीटर से अधिक है। इसकी 1000 किलोग्राम वजन के साथ घोषित मारक क्षमता 2200 किलोमीटर है, जबकि संभावित मारक क्षमता 3000 से 3500 है। पनडुब्बी चालित प्रक्षेपिक प्रक्षेपास्त्र SLBM के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका कथन फर्स्ट है, इसे भारत के रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ने बनाया। दूसरा, भारतीय पनडुब्बी INS अरिहंत पर लगाया जाएगा। तीसरा, इसकी मारक क्षमता लगभग 700 किलोमीटर है। तो ये सभी सही है। पनडुब्बी चालित प्रक्षेपिक प्रक्षेपास्त्र SLBM के बारे में, यह भारत के रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ने बनाया, तो सही है। इसे भारतीय पनडुब्बी INS अरिहंत पर लगाया जाएगा, ये भी सही है। इसकी मारक क्षमता 700 किलोमीटर, ये भी सही है। तो इसमें सभी सही है, तो इसका ऑप्शन डी सही होगा। तो समुद्र के भीतर से मार सकने वाली नई मिसाइल सागरिका का सफल परीक्षण संपन्न हुआ था। 10 मीटर लंबी इस SLBM की मारक क्षमता 700 किलोमीटर है। DRDO ने सागरिका का 27 जनवरी 2013 ईस्वी को एक और परीक्षण किया था। तो इंद्र है, तो इंद्र जो है एक रडार है। तो रडार प्रणाली का उपयोग गतिशील लक्ष्यों की खोज हेतु किया जाता है। इंद्र एक रडार है। सार्वजनिक क्षेत्र के रक्षा उपक्रम भारतीय इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड BEL की गाजियाबाद इकाई में निर्मित इंद्र 2 रडार को भारतीय वायुसेना ने स्वीकार कर लिया। तो एक क्वेश्चन करंट अफेयर्स का है। इसमें जो है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। तो सूची 1 में जो है पृथ्वी, त्रिशूल, पिनाका एवं निशांत है। सूची 2 में इसके बारे में दिया गया है, तो इसमें सुमेलित करना है। तो जो है पृथ्वी, तो पृथ्वी जो है सतह से वायु तक प्रक्षेपास्त्र है। सॉरी, पृथ्वी जो है सतह से सतह तक प्रक्षेपास्त्र है, तो ए का जो है 3 होगा। तथा जो है त्रिशूल, त्रिशूल जो है सतह से वायु तक प्रक्षेपास्त्र है, तो बी का 4 होगा। पिनाका, जो पिनाका है वह जो है बहुनाली रॉकेट प्रणाली है, तो पिनाका बहुनाली रॉकेट प्रणाली है, तो सी का 1 होगा। डी निशांत, जो निशांत है यह जो है युद्ध के निरीक्षण हेतु दूरस्थ चालित यान है, तो यह युद्ध क्षेत्र के निरीक्षण हेतु दूरस्थ चालित यान है, तो डी का जो है 2 होगा। तो 3 4 1 2, तो इसका ऑप्शन बी सही होगा। 3 4 1 2, तो इसका ऑप्शन बी सही होगा। 3 4 1 2। जो पृथ्वी सतह से सतह तक मार करने वाली प्रक्षेपास्त्र जिसे भारतीय सेना में सम्मिलित कर लिया गया। त्रिशूल सतह से वायु तक मार करने वाला प्रक्षेपास्त्र है, जबकि पिनाका यह मल्टी बैरल रॉकेट प्रणाली है। निशांत एक चालक रहित विमान है। तो नाग के संबंध में क्या कथन सत्य है? तो पूछ रहा है कि जो नाग है उसके कथन में, उसके संबंध में क्या कथन सत्य है। तो नाग के संबंध में निम्न कथन दिया गया, उसको देखना कौन सा सत्य है। यह भारत का स्वनिर्मित तृतीय पीढ़ी का टैंक रोधी प्रक्षेपास्त्र है, तो यह सही है। नाग जो है सभी ज्ञात अस्त्रों को भेदने की क्षमता रखता है, तो ये भी सही है। नाग को जो है दागो एवं भूलो क्षमता है, तथा इसे ट्रैक्स पहियादार वाहनों तथा हेलीकॉप्टरों पर लगाया जा सकता है, तो इसका 3 भी सही है। तो 1 2 3 तीनों कथन सही है। तो इसका ऑप्शन जो है ए सही है। 1 2 3। तो नाग मिसाइल भारत का स्वनिर्मित तृतीय पीढ़ी का टैंक रोधी प्रक्षेपास्त्र है। यह सभी ज्ञात अस्त्रों को भेदने की क्षमता रखता है। इसमें दागों एवं भूल जाओ की क्षमता है, तथा इसे ट्रैक्स पहिएदार वाहनों तथा हेलीकॉप्टरों पर लगाया जा सकता है। यह मिसाइल दिन और रात में अपनी सेवा देने के लिए सक्षम है। टैंक एवं बख्तरबंद वाहनों को निशाना बनाने में सक्षम है। यह युद्ध के मैदान में दुश्मन के टैंक को 4 किलोमीटर दूर तक ध्वस्त करने में सक्षम है। तो जो है निम्न में से प्राक्षेपिक मिसाइल कौन है? तो पूछ रहा है कि निम्न में से प्राक्षेपिक मिसाइल कौन है। तो जो अग्नि है वह प्राक्षेपिक मिसाइल है। अग्नि प्राक्षेपिक मिसाइल है। तो प्राक्षेपिक बैलिस्टिक मिसाइल छोड़े जाने के बाद हवा में एक अर्धचंद्राकार पथ पर चलते हैं और गुरुत्व के प्रभाव में जमीन पर गिरते हैं। इन मिसाइलों का इस्तेमाल आमतौर पर परमाणु बमों के लिए ही होता है। अग्नि श्रृंखला के मिसाइल प्राक्षेपिक मिसाइल के उदाहरण है। तो सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है।
तो जो है इसमें जो है सूची एक में INS शक्ति, इनसैट, वनडी, अग्नि एवं निशांत है तथा इनके बारे में दिया गया है कि यह पनडुब्बी है कि पायलट विहीन लड़ाकू है। तो जो है निशांत जो है यह पायलट विहीन लड़ाकू है, तो डी का 2 होगा जो है। जबकि अग्नि अग्नि जो है अग्नि जो है तथा INS शक्ति पनडुब्बी है, तो ए का 1 होगा। इनसैट वनडी जो है भू स्थैतिक उपग्रह है, तो बी का 3 होगा। अग्नि अग्नि जो है प्रक्षेपित मिसाइल है, तो सी का जो है 4 होगा। तो 1 3 4 2, तो 1 3 4 2 इसका ऑप्शन सी सही होगा, 1 3 4 2। तो जो है INS शक्ति जो है पनडुब्बी है, इनसैट वनडी भू स्थैतिक उपग्रह है, अग्नि प्रक्षेपित मिसाइल है, निशांत पायलट विहीन लड़ाकू विमान है, जबकि INS शक्ति युद्धपोत है न कि पनडुब्बी है। प्रथम स्वदेशी तकनीकी से संकलित T-90S युद्धक टैंक को नाम दिया गया, तो इसको जो है भीष्म नाम दिया गया, तो इसका ऑप्शन सी सही है। तो ब्रह्मोस मिसाइल को संयुक्त रूप से विकसित किया गया, तो ब्रह्मोस मिसाइल को संयुक्त रूप से भारत और रूस की मदद से विकसित किया गया, तो इसका ऑप्शन सी सही है। तो जो है नेक्स्ट चैप्टर जो है अनुवांशिकी इंजीनियरिंग एवं जैव प्रौद्योगिकी। तो अनुवांशिकी इंजीनियरिंग एवं जैव प्रौद्योगिकी, तो इसका क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। तो निम्नलिखित में कौन सा एक शाकनाशक का उदाहरण है? तो पूछ रहा है कि निम्नलिखित में एक कौन सा शाकनाशक का उदाहरण है, तो वह सोडियम क्लोरेट है, तो इसका ऑप्शन ए सही होगा। तो सोडियम क्लोरेट एक शाकनाशक है। शाकनाशकों का प्रयोग ऐसे पौधों के लिए किया जाता है जो बिना चाहे खेत में फसल के साथ उगते हैं, जिसमें 2,4-D डाइक्लोरोफिनॉक्सी एक्टिक एसिड है, जबकि ब्यूटाक्लोरे पाराक्वेट अन्य प्रमुख शाकनाशी है। निम्न में से कौन मनुष्य द्वारा निर्मित आनुवांशिक रूप से अभियंत्रित प्रथम जीवित जीव है? तो वह जो है डॉली है, इसका ऑप्शन ए सही होगा। तो मनुष्य द्वारा निर्मित आनुवंशिक रूप से अभियंत्रित प्रथम जीवित जीव डॉली है। सर्वप्रथम सोमैटिक सेल न्यूक्लियर ट्रांसफर SCNT तकनीकी का प्रयोग कर डॉक्टर इयान बिलमुट और उनके सहयोगियों ने डॉली नामक भेड़ का क्लोन तैयार किया। यह विश्व का प्रथम क्लोन जीव था जिसे वयस्क कायिक कोशिकाओं द्वारा स्तनधारी से विकसित किया गया था। किसी बच्चे की पैतृकता स्थापित करने के लिए निम्नलिखित तकनीकी में से किसे उपयोग में लाया जा सकता है? तो पूछ रहा है कि किसी बच्चे की पैतृकता स्थापित करने के लिए निम्न तकनीकी में से किसे उपयोग में लाया जा सकता है? तो इसमें ऑप्शन ए प्रोटीन विश्लेषण, बी DNA अंगुली छापन, गुणसूत्र गणना तथा DNA का परिणात्मक विश्लेषण। तो इसका ऑप्शन बी सही है, DNA अंगुली छापन, तो इसका ऑप्शन बी सही है। तो किसी बच्चे की पैतृकता स्थापित करने के लिए जो है DNA अंगुली छापन तकनीकी में से उपयोग में लाया जा सकता है, तो इसका ऑप्शन बी सही है। तो DNA फिंगर प्रिंटिंग तकनीकी का उपयोग आपराधिक मामलों की गुत्थियां सुलझाने के लिए किया जाता है। इसके साथ ही मातृत्व, पितृत्व या व्यक्तिगत पहचान का निर्धारण करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, पैतृकता सिद्ध करने के लिए निम्न में से कौन सहायक है? तो जो है पैतृकता सिद्ध करने के लिए जो है DNA फिंगर प्रिंटिंग सहायक है, जिसको हिंदी में DNA अंगुली छापन कहते हैं, तो इसका ऑप्शन डी सही है। तो दिया गया कथन में जो है इसमें सही सुमेलित करना है। तो जो है रुधिर कोशिकाएं, अस्थि कोशिकाएं एवं बाल रज्जु एवं लार। अपराध की जांच में DNA परीक्षण हेतु जो नमूने लिए जाते हैं वो हो सकते हैं। तो पूछ रहा है कि जो कोई व्यक्ति अपराध करता है तो उसके DNA परीक्षण हेतु कौन कौन से नमूने लिए जाते हैं? तो जिसमें जो है रुधिर कोशिकाएं लिए जाते हैं, अस्थि कोशिकाएं लिए जाते हैं, बाल रज्जु लिए जाते हैं एवं लार सलाइवा लिए जाते हैं। तो ये सभी लिए जाते हैं, 1 2 3 4 ये सभी लिए जा सकते हैं, तो इसका ऑप्शन डी सही है। तो जो व्यक्तियों की जेनेटिक स्तर पर पहचान में इस्तेमाल तकनीक को ही DNA फिंगर प्रिंटिंग अथवा DNA प्रोफाइलिंग कहते हैं। DNA प्रोफाइलिंग टेक्नोलॉजी से जले हुए अथवा पहचान में न आने वाले मृत शरीरों को भी पहचान की जा सकती है। DNA प्रोफाइलिंग के लिए मुख्य रूप से जैविकीय नमूने की जरूरत पड़ती है। जैविकीय नमूने में खून के धब्बे, जड़ सहित बाल का टुकड़ा, वीर्य, त्वचा कोशिकाएं, मुंह पर रखा कपड़ा, लार, अस्थिमज्जा अथवा किसी ऊतक की कोशिकाएं
शामिल की जा सकती हैं। ज्ञातव्य है कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का विकास सबसे पहली बार 1984 में ब्रिटिश वैज्ञानिक एलेक जेफरीज ने किया था। भारत में डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के जनक लालजी सिंह को माना जाता है। तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का उपयोग किन निम्न क्षेत्रों में किया जाता है? तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का उपयोग केवल न्यायालयीय छानबीन में सहायक वैज्ञानिक परीक्षण में किया जाता है, तो इसमें भी किया जा सकता है। केवल पैतृत्व विवाद में किया जा सकता है, इसमें भी किया जा सकता है। केवल संकटापन्न प्राणियों के रक्षण में, तो जो है उपरोक्त में सभी में किया जा सकता है, तो इसका ऑप्शन डी सही है। तो जो है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की सहायता से किसी बच्चे से संबंधित पैतृक द्वंद्व को समाप्त करने, अपराधी को पकड़ने, न्यायालयी छानबीन में सहायक वैज्ञानिक परीक्षण किया जाता है। तो डीएनए को कुंडलित प्रारूप को पहली बार किसने प्रस्तावित किया था? तो डीएनए के कुंडलित प्रारूप को पहली बार किसने प्रस्तावित किया था? तो वह वाटसन तथा क्रिक ने प्रस्तावित किया था, तो इसका ऑप्शन ए सही है। तो सन 1953 में जे वाटसन एवं क्रिक ने डीएनए की द्विकुंडलित संरचना मॉडल प्रतिपादित किया। इस काम के लिए उन्हें 1962 में नोबेल पुरस्कार मिला। डीएनए की अधिकांश मात्रा केंद्रक में होती है, यद्यपि इसकी कुछ मात्रा माइटोकॉन्ड्रिया तथा हरित लवक में भी मिलती है। डीएनए पॉलीन्यूक्लियोटाइड होते हैं। डीएनए में उपस्थित क्षार चार प्रकार के होते हैं: एडेनिन, गुआनिन, थायमिन, साइटोसिन। डीएनए में अणु संख्या के आधार पर एडेनिन सदैव थायमिन से, साइटोसिन सदैव गुआनिन से जुड़ा रहता है। एडेनिन व थायमिन के बीच 2 हाइड्रोजन आबंध तथा साइटोसिन व गुआनिन के बीच 3 हाइड्रोजन आबंध होते हैं। जेम्स डी वाटसन तथा फ्रांसिस क्रिक का संबंध निम्नलिखित में से किस खोज से है? तो वह जो है डीएनए की संरचना से है, तो इसका ऑप्शन बी सही होगा। जीव अंतःक्षेपक होता है, तो जीव अंतःक्षेपक वेदना रहित सुई विहीन अंतःक्षेपक है। तो जो जीव अंतःक्षेपक है वह वेदना रहित सुई विहीन अंतःक्षेपक है, तो इसका ऑप्शन डी सही है। तो यह एक कष्ट रहित चिकित्सा पद्धति है। इस तकनीकी के तहत मरीज के शरीर में इंजेक्शन के माध्यम से एथिलीन डाइएमीन टेट्राएसिटिक एसिड का प्रवेश कराया जाता है। यह रासायनिक अम्ल रक्त धमनियों में रुकावट के कारण बनने वाले कोलेस्ट्रॉल अथवा कैल्शियम को शरीर से बाहर निकालकर मरीज को जीवन दान प्रदान करता है। इसकी मदद से हृदय रोग के साथ साथ गैंग्रीन, अल्जाइमर रोग, पार्किंसन रोग, किडनी एवं पित्त की थैली में पथरी, मोतियाबिंद, मधुमेह एवं अल्सर का इलाज किया जाता है। इसके द्वारा जीर्णता की प्रक्रिया को टाला जा सकता है और मरीज की यौन क्षमता में वृद्धि की जा सकती है। तो डीएनए की मौजूद शर्करा होती है, तो जो डीएनए में मौजूद शर्करा होती है वह जो डीऑक्सी राइबोज होती है, तो इसका ऑप्शन सी सही होगा, डीऑक्सी राइबोज। डीएनए जीवित कोशिकाओं के गुणसूत्रों में पाए जाने वाले तंतुनुमा अणु को डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक अम्ल या डीएनए कहते हैं। इसमें आनुवंशिकी कूट संबद्ध रहता है। डीएनए अणु की संरचना घुमावदार सीढ़ी की तरह होती है। डीएनए में 4 न्यूक्लियोटाइड पाए जाते हैं जिन्हें एटीजीसी कहते हैं। इन न्यूक्लियोटाइडों से युक्त डीऑक्सीराइबोज शर्करा भी पाई जाती है। इन न्यूक्लियोटाइडों से एक फास्फेट अणु भी जुड़ा रहता है। बायोचिप में क्या होता है? तो बायोचिप में जो है आरएनए, डीएनए तथा प्रोटीन होता है, तो इसका ऑप्शन डी सही है। बायोचिप अर्धचालकों के समान ही एक चिप होती है जिसमें इलेक्ट्रॉनिक सर्किट की जगह जैविक पदार्थों का प्रयोग किया जाता है। ये जैविक पदार्थ डीएनए, आरएनए तथा प्रोटीन के बने होते हैं। एड्स विषाणु में होता है, तो जो एड्स विषाणु है उसमें आरएनए एवं प्रोटीन होता है, तो इसका ऑप्शन सी सही है। एड्स विषाणु गोलाकार तथा लगभग 100 to 120 मिलीमीटर व्यास का कण है। यह कण 2 लिपिड की झिल्लियों से घिरा होता है। इस झिल्लियों में 2 प्रकार के ग्लाइकोप्रोटीन GP41 एवं GP120 लिपिड झिल्ली से ढके 2 प्रकार के प्रोटीन स्तर P18 एवं P24 होते हैं। जीन चिकित्सा में एक त्रुटिपूर्ण जीन के कार्य को ठीक करने हेतु जो है पूरे त्रुटिपूर्ण जीन को सही जीन में बदला जाता है, तो इसका ऑप्शन डी सही है। तो जीन चिकित्सा में एक त्रुटिपूर्ण जीन के कार्य को ठीक करने हो तो पूरे त्रुटिपूर्ण जीन को सही जीन में बदल दिया जाता है। जीन में अचानक होने वाले परिवर्तन को उत्परिवर्तन कहा जाता है। तो एशिया का प्रथम मानव डीएनए बैंक बना है, तो एशिया का प्रथम मानव डीएनए बैंक लखनऊ में बना, तो इसका ऑप्शन सी सही है।
आधुनिक आयुर्विज्ञान में नाभिकीय औषधियां नैदानिक और उपचार के प्रभावी उपकरणों के रूप में उभर रही हैं। ये वास्तव में तो ये जो है रेडियो आइसोटोप है, तो इसका ऑप्शन सी सही है। हेनरी बैकरल द्वारा रेडियो एक्टिव तत्व की खोज के उपरांत रेडियो आइसोटोप्स की भूमिका आधुनिक मेडिकल साइंस में निरंतर बढ़ती जा रही है। एक्सरे लेजर तकनीकी के माध्यम से मानव शरीर के आंतरिक भागों के दुर्घटनाग्रस्त भाग का चित्रांक, आंखों, हृदय, धमनी आदि से संबंधित रोगों का इलाज, कैंसर, एड्स, मलेरिया जैसे गंभीर रोगों के सफल चिकित्सा संबंधी आधुनिकताओं में रडार आइसोटोप्स की महत्वपूर्ण भूमिका है। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग में निम्न में किसका प्रयोग होता है? तो जेनेटिक इंजीनियरिंग में जो है प्लाज्मिड का प्रयोग होता है, तो इसका ऑप्शन बी सही है। जैव प्रौद्योगिकी में वांछित जीनों के हस्तांतरण के लिए एग्रोबैक्टीरियम टूम्फेसियंस व ए राइजोजिन्स के प्लास्मिडों क्रमशः T1 एवं TIRI के वाहक के रूप में उपयोग किया जाता है। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो कथन ए एवं कथन कारण आर है। तो कथन ए, स्टेम सेल अनुसंधान अत्यंत महत्वपूर्ण हो गया है स्टेम कोशिकाओं की बृहद क्षमताओं को देखते हुए। कारण आर, स्टेम सेलों में एक संपूर्ण भ्रूण का निर्माण हो सकता है। तो इसमें देखना है कौन सा कथन सही है एवं गलत। तो इसका जो है कथन ए सही है एवं कारण आर भी सही है। कारण आर ए की व्याख्या करता है, तो इसका ऑप्शन जो है ए सही होगा। तो ए और आर दोनों सही है, आर ए का सही स्पष्टीकरण है। तो स्टेम सेलों का अनुसंधान बहुत तो महत्वपूर्ण है, क्योंकि स्टेम सेल में एक संपूर्ण भ्रूण के निर्माण की बृहद क्षमता निहित है। आज के वैज्ञानिक युग में स्टेम सेल पर विश्व स्तर के वैज्ञानिकों की टीमें काम कर रही हैं। इसमें विभिन्न रोगों के निजात में सहायता मिलती है। स्टेम कोशिका संबंधी अनुसंधान में मधुमेह, अल्जाइमर रोग, पार्किंसन रोग, ल्यूकेमिया, हेपेटाइटिस, पक्षाघात और हृदय रोग आदि से पीड़ित लोगों के लिए आशा की नई किरण दिखाई देने लगी है। तो जीनोम चित्रण का संबंध है, तो जीनोम चित्रण का संबंध जीन्स के चित्रण से है, तो इसका ऑप्शन बी सही है। बंथरा में प्लांट फील्ड जीन बैंक है। तो जो बंथरा में प्लांट फील्ड जीन बैंक है, यह संकटापन्न वर्ग के पौधों को सुरक्षित रखेगा, इसका ऑप्शन ए सही है। जैविक विभिन्नता की दस्युता को रोकेगा, बी भी सही है। आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण पौधों की पहचान करेगा, इसका ऑप्शन सी भी सही है। तो उपरोक्त सभी सही है। अनुवांशिकी अभियंत्रण के निम्नलिखित प्रभाव पर विचार कीजिए। तो रोग प्रतिरोध, वृद्धि वर्धन, जंतु क्लोनिंग एवं मानव क्लोनिंग। तो अनुवांशिकी अभियंत्रण के रोग प्रतिरोध होता है, वृद्धि वर्धन होता है, जंतु क्लोनिंग होता है, तीनों होता है 1 2 3, जबकि मानव क्लोनिंग नहीं होता है। इसका ऑप्शन 1 2 3, इसका ऑप्शन डी सही होगा 1 2 3। अनुवांशिकी अभियंत्रण द्वारा रोग प्रतिरोध, वर्धन, वृद्धि वर्धन तथा जंतु क्लोनिंग आदि के प्रयोग तो हो रहे हैं, किंतु मानव क्लोनिंग पर सफलता अभी तक नहीं मिली है। ध्यातव्य है कि डाली नामक भेड़ का प्रतिरूप तैयार किया जा चुका है। उल्लेखनीय है कि 1997 में मानव क्लोनिंग पर रोक हेतु आविडो स्पेन समझौता हुआ था। विकसित देशों द्वारा समर्थित विवादित टर्मिनेट तकनीक उपलब्ध कराती है। तो जो विकसित देश हैं उनके द्वारा समर्थित विवादित टर्मिनेट तकनीक क्या उपलब्ध कराती है? तो जो है टर्मिनेट तकनीकी जो है जैव तकनीकी द्वारा बीजों की उन्नत किस्मों को जो दूसरी पीढ़ी के लिए बंध्या बीजों को उत्पन्न करने के लिए सुनिश्चित की गई है। तो इसका ऑप्शन ए सही है। तो विकसित देशों द्वारा समर्थित विवादित टर्मिनेट तकनीकी जैव तकनीकी द्वारा बीजों की उन्नत किस्मों को उपलब्ध कराती है, जो दूसरी पीढ़ी के लिए बंध्या बीजों को उत्पन्न करने के लिए सुनिश्चित की गई। फलतः किसानों को हमेशा नए बीज खरीदने होते हैं। प्रोटीन संश्लेषण को प्रारंभ करने वाला कोडान है, तो वह जो है AUG है। तो प्रोटीन संश्लेषण को प्रारंभ करने वाला कोडान AUG है। विश्व स्तर के प्रोग्राम ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का संबंध है। तो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का संबंध जो है मानव जीनों और उनके अनुक्रमों की पहचान मानव मानचित्रण से है। तो इसका ऑप्शन डी सही है। तो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट HGP अंतर्राष्ट्रीय सहयोगी अनुसंधान कार्यक्रम था, जिसका लक्ष्य मानव के सभी जीनों का संपूर्ण मानचित्रण
और समझना था। हमारे सभी जीन एक साथ जीनोम के रूप में जाने जाते हैं। मानव जीनोम परियोजना की शुरुआत अक्टूबर 1990 में की गई थी। इस जीनोम परियोजना को एचजीवी रेड कहा जाता है। इस परियोजना के अंतर्गत मानव जीनोम में उपस्थित डीएनए को संपूर्ण क्रम का निर्धारण कर उसकी कोडिंग करना तथा इनका एक मानचित्र तैयार करना, अर्थात मानव जीनों और उनके अनुक्रमों की पहचान का मानचित्रण करना। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के उपयोग द्वारा इंग्लैंड में पहला अपराध किस वर्ष में हल किया गया था? तो वह जो है 1983 में हल किया गया था। तो इसका ऑप्शन सी सही है। इंग्लैंड में वर्ष 1983 में डीएनए फिंगरप्रिंटिंग द्वारा एक लड़की की हत्या का मामला हल किया गया था। गरिमा सेकंड नाम है एक, तो जो गरिमा सेकंड नाम है एक क्लोन भैंस का नाम है। तो इसका ऑप्शन ए सही है। राष्ट्रीय डेयरी इंस्टीट्यूट के निदेशक डॉक्टर ए.के. श्रीवास्तव के निर्देशन में भैंस का दूसरा क्लोन गरिमा सेकंड के नाम से बनाया गया। इंजॉज नाम है विश्व के प्रथमतः क्लोन का। तो इंजाज नाम जो है ऊंट का है, ऊंट के क्लोन का है। तो जो है क्लोनिंग के जरिए नए नए जीवों के निर्माण में एक और महत्वपूर्ण कड़ी उस समय जुड़ गई जब संयुक्त अरब अमीरात में दुनिया का पहला क्लोन ऊंट तैयार किया गया। इसका नाम इंजाज रखा गया। इसी प्रकार ईरान के वैज्ञानिकों ने बकरी का नवीनतम क्लोन तैयार किया जिसका नाम हाना रखा गया। जार्विक 7 है, तो जार्विक 7 जो है कृत्रिम हृदय है। तो इसका ऑप्शन सी सही है। जार्विक 7 एक कृत्रिम हृदय आर्टिफिशियल हार्ट है। इसको विलियम जोहान कोल्फ रॉबर्ट जार्विक और उनकी टीम ने किया था। तो मनुष्यों की पहचान हेतु उंगलियों के निशान का दुनिया भर में प्रथम बार 1860 में उपयोग भारतवर्ष में किया गया। तो वह जो विलियम हर्शल ने किया। तो इसका ऑप्शन बी सही है। तो मनुष्यों की पहचान हेतु उंगलियों के निशान का दुनिया भर में प्रथम बार 1860 में उपयोग इंडियन सिविल सर्विसेज के अधिकारी विलियम हर्शल ने भारतवर्ष में किया। जेनिको प्रौद्योगिकी है, तो जो जेनिको प्रौद्योगिकी है वह अनुवांशिकी रोगों की पूर्व सूचना प्राप्त करने की तकनीकी है। तो इसका ऑप्शन सी सही है। तो जेनिको प्रौद्योगिकी अनुवांशिकी रोगों की पूर्व सूचना प्राप्त करने की तकनीकी के माध्यम से मां के गर्भ में स्थित शिशु में होने वाले विभिन्न विकार या रोगों की भी जानकारी प्राप्त होती है। गोल्डन राइस, तो इसमें कथन ए एवं कारण आर दिए गए हैं। तो इसमें देखना है कौन सा सही है। तो जो है गोल्डन राइस एक ऐसी जैव प्रौद्योगिकी उपलब्धि है जो उपभोक्ताओं के लिए भी उतनी ही लाभप्रद है जितनी किसानों के लिए। तो ये सही है। इस चावल का पीलापन बीटा कैरोटीन की अधिक मात्रा को प्रदर्शित करता है जो यौगिक शरीर में विटामिन ए को परिवर्तित हो जाता है। तो कारण आर भी सही है। कथन ए एवं कारण आर दोनों सही है बट इसकी व्याख्या नहीं करता है। तो इसकी ऑप्शन बी सही है। तो जो है गोल्डन राइस जैव प्रौद्योगिकी एक ऐसी उपलब्धि है जो उपभोक्ताओं के लिए भी उतना ही लाभप्रद है जितना कि किसानों के लिए। गोल्डन राइस में बीटा कैरोटीन बनाने वाला जीन डाला गया है जो शरीर में पहुंचकर विटामिन ए में परिवर्तित हो जाता है। इसके जन्मदाता प्रो इंगो पोर्टिकस तथा डॉक्टर पीटर बेयर है।